सोचो, एक ऐसा आदमी जिसका नाम सुनकर पूरी दुनिया कांपती थी, आज वही आदमी अपनी ही जिंदगी से हार चुका हो। एक ऐसा किंग जिसके पास सब कुछ था, पावर, पैसा, एम्पायर, लेकिन आखिर में उसके पास सिर्फ दर्द रह गया। और फिर जब दुनिया वर्ल्ड वॉर के बीच जल रही हो, एक नया खतरा सामने आए, ऐसा प्लान जो गोलियों से नहीं बल्कि पैसों से पूरी कौम को तबाह कर सकता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जंग की नहीं है, ये कहानी है एक बाप और बेटे की, लेगेसी वर्सेस डिस्ट्रक्शन की, और एक ऐसे इंसान की जो अपने माजी से भाग नहीं पाया। ये है पीकी ब्लाइंडर्स, द इमॉर्टल मैन, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी या मौत का फैसला करेगा। और यकीन करो, जो आगे होने वाला है वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक इमोशनल तूफान है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी लम्हात तुम कभी भूल नहीं पाओगे। 1940 का साल है। दुनिया एक ऐसी जंग में जल रही है जहां हर कंट्री जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन इस बार जर्मनी ने एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। ना बंदूकें, ना फौज, सिर्फ कागज के नोट। जर्मनी ने अपने कैंप के कैदियों को मजबूर किया कि वो बिल्कुल असली जैसे बरतानवी पाउंड के जाली नोट बनाए। प्लान सादा लगता था, लेकिन इसका असर खतरनाक था। इन जाली नोटों को बर्तानिया में फैलाकर पूरी इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को तबाह करना था। एक खामोश जंग जो गोलियों से नहीं, पैसों से लड़ी जा रही थी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इस मिशन की जिम्मेदारी बैकेट को दी गई, और यहीं से कहानी एक नई डायरेक्शन लेती है। सीन बदलता है एक हथियार बनाने वाली फैक्ट्री की तरफ, जहां एक छोटी सी बच्ची की बर्थडे मनाई जा रही होती है। सब खुश, सब मुस्कुरा रहे होते हैं कि अचानक आसमान से एक जर्मन बॉम्ब गिरता है। एक लम्हे में सब खत्म, खुशी, हंसी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। और अब एंट्री होती है उस आदमी की जिसका नाम कभी लोगों के लिए खौफ की पहचान था, टॉमी। लेकिन आज का टॉमी वो नहीं रहा। अब वो शहर से दूर एक तन्हा जगह पर छुपकर जिंदगी गुजार रहा है। ना शोर, ना ताकत, सिर्फ खामोशी। उसका एक दोस्त आकर बताता है कि कल रात शहर पर हमला हुआ था। जो लोग बच गए वो उनके इलाके के पास छुपे हुए हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं था। मसला ये था कि उन जिंदा बच जाने वालों में से एक औरत ने टॉमी को पहचान लिया। वो जॉनी से पूछती है, ये कौन है? जॉनी सीधा झूठ बोल देता है कि टॉमी सिर्फ एक लिखारी है, दुनिया से छुपकर किताब लिख रहा है। टॉमी ये सुनकर जॉनी को वहां से भेज देता है। कुछ देर बाद टॉमी अपनी खिड़की के पास एक छोटी सी लड़की को देखता है। वो बाहर जाता है और जमीन पर एक लाल स्कार्फ पड़ा होता है। वो स्कार्फ उसकी बेटी का होता है। जब वो ऊपर देखता है तो दूर से उसे अपनी बेटी की रूह नजर आती है, जो खुशी से खेल रही होती है। उस लम्हे में टॉमी के चेहरे पर हल्का सा सुकून आता है। लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए वो स्कार्फ उठाता है और अपने भाई की कब्र पर रख देता है। आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। और तभी जॉनी दोबारा आता है। वो बताता है कि टॉमी की बहन उससे मिलने आई है, लेकिन टॉमी उसे घर के अंदर नहीं बुलाता। वो खुद बाहर जाकर उसकी गाड़ी में बैठता है। उसकी बहन एडा अब एक पार्लियामेंट मेंबर है। वो लोगों के लिए काम करती है, जबकि टॉमी का नाम हमेशा गलत कामों से जुड़ा रहा। एडा सवाल करती है, तुम्हें पता भी है तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? टॉमी खामोश रहता है। एडा कहती है, वो बर्मिंघम में पीकी ब्लाइंडर्स चला रहा है, वो गैंग जो तुमने बनाई थी। लेकिन वो काबू से बाहर जा रहा है, गलत फैसले ले रहा है और अपनी जान खतरे में डाल रहा है। उसकी आवाज सीरियस हो जाती है। अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें वापस आना होगा, उसे समझाना होगा, वरना या तो उसे फांसी हो जाएगी या उसके दुश्मन उसे मार देंगे। कुछ लम्हों की खामोशी। फिर टॉमी आहिस्ता से कहता है, मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। ये वर्ड्स सिर्फ जवाब नहीं, उसकी टूटी हुई सोल का सबूत थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगला सीन वही हथियारों की फैक्ट्री, और इस बार वहां आकर रुकती है एक पीकी ब्लाइंडर्स की वैन। दरवाजा खुलता है और बाहर आता है जूक, टॉमी का बेटा। उसके आने के साथ ही सब मजदूर रुक जाते हैं। जूक के आदमी सरकारी सामान उठाना शुरू कर देते हैं। एक बहादुर आदमी आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम नहीं ले जा सकते, ये जंग के लिए जरूरी है। लेकिन जूक का दोस्त आगे आता है और धमकी देता है, जो भी हमारे रास्ते में आया, सिर्फ वो नहीं, उसका खानदान भी नहीं बचेगा। फिर भी जब वो आदमी रोकने की कोशिश करता है, जूक बगैर सोचे उसे गोली मार देता है। एक लम्हा और सब खत्म। अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। वो आराम से सारा सामान लोड करते हैं जैसे कोई डर ही ना हो। जब एडा वहां पहुंचती है, सब कुछ हो चुका होता है। मजदूर उस पर चीखते हैं, तमाशा देखने आई हो? ये सब तुम्हारे पीकी ब्लाइंडर्स का किया धरा है। एडा समझने की कोशिश करती है कि उसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अब कोई सुनने को तैयार नहीं।
सीन बदलता है और अब हम देखते हैं पीकी ब्लाइंडर्स का ठिकाना। वहाँ जॉन जूक के सामने बैठा होता है। वो मेज पर एक जाली नोट रखता है और कहता है, मेरे पास और भी हैं 350 मिलियन पाउंड्स। और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। क्या ये जाली करेंसी का प्लान और पीकी ब्लाइंडर्स का पावर गेम आपस में टकराने वाले हैं? क्या टॉमी अपनी खामोशी तोड़कर वापस आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जूक अपने बाप से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है? अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। अब जॉन अपनी बात कंटिन्यू रखता है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि ये पैसा पूरे बर्तानिया में अपने क्रिमिनल नेटवर्क के जरिए फैला दो। बदले में टोटल का 20% तुम्हारा होगा, यानी 70 मिलियन। फिर वो थोड़ा झुक कर कहता है, मैं असल में ये डील टॉमी के साथ करने आया था, लेकिन अब यहाँ तुम बैठे हो। ये सुनते ही जूक के अंदर का गुस्सा भड़क उठता है। वो फौरन गन निकालकर जॉन पर तान देता है, अब यहाँ बॉस मैं हूँ, जो भी डिसीजन होगा वो मैं लूंगा। रिस्पेक्ट ना मिलने की चलन और पावर का नशा। जूक बगैर ज्यादा सोचे समझे डील एक्सेप्ट कर लेता है और यही वो लम्हा है जहां से गेम और भी डेंजरस हो जाता है। सीन कट होता है वापस टॉमी के घर, लेकिन इस बार सब कुछ नॉर्मल नहीं है। वो दरवाजे और खिड़कियां जो हमेशा बंद रहती थीं अब खुली हुई हैं, जैसे कोई अंदर आ चुका हो। टॉमी आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाता है और देखता है एक औरत उसके घर में बैठी है, उसकी बुक्स पढ़ रही है। टॉमी उसे देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो किसी और की याद दिलाती है, उसकी वाइफ की। औरत सीधा कहती है, तुम मुझे देखकर अपनी वाइफ को याद कर रहे हो? क्योंकि वो मेरी ट्विन सिस्टर थी। ये ट्विस्ट टॉमी को हिला देता है। फिर वो एक और शॉकिंग बात बताती है कि वो अपनी मर चुकी बहन की रूह से बात कर सकती है और उसकी बहन की रूह ने उसे यहाँ भेजा है, यानी टॉमी की वाइफ ने उसे यहाँ भेजा है। टॉमी का जहन फौरन पास्ट में चला जाता है 1914, जब वो पहली बार रेफ्यूजी कैंप में मिले थे। वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई और फिर उनका बेटा जूक पैदा हुआ। प्रेजेंट में वापस औरत अपनी बात कंप्लीट करती है। टॉमी हैरान है क्योंकि जो डिटेल्स वो बता रही है वो सिर्फ उसे और उसकी वाइफ को मालूम थी। वो कहती है, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा, मैं झूठ नहीं बोल रही। फिर उसकी आवाज़ सीरियस हो जाती है, मैं यहाँ तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारा बेटा बहुत बड़े खतरे में है। वो गलत लोगों के साथ फंस चुका है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज उसे बचा लो। लेकिन टॉमी फिर उसी ठंडी आवाज में कहता है, मेरी लड़ाई खत्म हो चुकी है। वो औरत रुकती नहीं। वो कहती है, अगर तुमने अपने बेटे को बचा लिया तो तुम्हें वो सुकून मिलेगा जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो। और फिर अपनी बहन की रूह के थ्रू टॉमी की वाइफ एक और राज खोलती है, आर्थर उस रात अकेला नहीं था। ये सुनते ही टॉमी जम जाता है। वो रात जब उसका भाई आर्थर मरा था। टॉमी गहरी सांस लेता है और धीरे से बोलता है, हाँ, मैं वहां था। आर्थर उस दिन परेशान था। वो गन लेकर पैसे मांगने आया था, मेरी कार लेने आया था। वो नशे में था। उसे लगा मैं ही उसका दुश्मन हूँ और जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट था। ये कन्फेशन सिर्फ एक सच नहीं, एक बोझ है जो टॉमी सालों से उठा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और अब हम देखते हैं जूक और एडा। एडा उसे वार्न करने आई है। वो कहती है, तुम गरीब लोगों को लूट रहे हो, गवर्नमेंट का सामान चुरा रहे हो। अगर ये सब नहीं रोका तो हम ये वॉर हार जाएंगे। उसकी आवाज सख्त हो जाती है। अगर तुम नहीं रुके तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। लेकिन जूक सिर्फ हंसता है। कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारी गवर्नमेंट या पुलिस, सब मेरे लिए ही काम करते हैं। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, सिर्फ एक इंसान मुझे रोक सकता है, मेरा बाप टॉमी। एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ। लेकिन वो अब कुछ नहीं करेगा। उसने सब छोड़ दिया है और मैं अब वो करने वाला हूँ जो मेरे बाप और चचा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था। एडा समझ जाती है कि बात सीधी नहीं बनेगी। वो वहां से निकलकर चार्ली के पास जाती है, एक पुराना गैंग मेंबर। वो प्लान बनाती है जूक के खिलाफ केस तैयार करने का। मैं मिलिट्री कोर्ट में सबूत ले जा रही हूँ कि जूक ने गवर्नमेंट वेपन्स चुराए हैं। मुझे बस विटनेसेस चाहिए, उनके एड्रेसेस दे दो। चार्ली उसकी लिस्ट देखता है। वो सीधा फेंक देता है, ये सब बेकार है। जूक को अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ उसका बाप। लेकिन एडा हार नहीं मानती। वो उन लोगों के पास जाती है जिनके घर जर्मन बॉम्ब से तबाह हुए थे। वो कहती है, मुझे पता है तुमने जूक को फैक्ट्री लूटते हुए देखा था, प्लीज उसके खिलाफ गवाही दो। लेकिन कोई तैयार नहीं होता। डर सब पर भारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग टॉमी उठता है। औरत गायब होती है, लेकिन उसकी बातें अब भी टॉमी के कानों में गूंज रही होती हैं। और इस बार टॉमी डिसीजन लेता है, वो अपने बेटे को रोकेगा। वो अपनी बेटी का लाल स्कार्फ उठाता है जो अब उसके कमरे में पड़ा होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर वहां रखा हो। वो स्कार्फ उठाता है और घर से निकल पड़ता है। जब वो कार में बैठने लगता है, जॉनी उसे रोकता है। सिटी जाना बहुत डेंजरस है, हर जगह दुश्मन है। लेकिन टॉमी के लिए अब डर की कोई वैल्यू नहीं।
वो सिर्फ एक मिशन पर है, अपने बेटे को बचाना या उसे रोकना। मीनवाइल जूक एक और बड़ी मूव की प्लानिंग कर रहा होता है और तभी जॉन दोबारा उसके पास आता है। गेम अब वाकई शुरू होने वाला है, लेकिन सवाल ये है, क्या जूक सिर्फ एक पॉन है किसी और के गेम में? क्या फेक करेंसी का ये प्लान पूरी दुनिया को हिला देगा? और सबसे इम्पोर्टेंट, जब टॉमी और जूक आमने सामने आएंगे तो जीत किसकी होगी? अगला पार्ट सब कुछ बदलने वाला है। जॉन जूक को सीधा वार्न करता है, तुम्हारी आंट तुम्हें जेल भेजने की प्लानिंग कर रही है। अगर ऐसा हो गया मेरा मिशन फेल हो जाएगा, और अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारे 70 मिलियन भी गए। ये सुनते ही जूक के दिमाग में सिर्फ एक ही सोल्यूशन आता है, एडा को खत्म करना। नेक्स्ट सीन, एडा कोर्ट जा रही होती है गवाही देने के लिए। जूक उसका पीछा करता है और एक फोन बूथ के अंदर छुपकर उस पर एम लेता है। गन सीधा एडा पर सेट होती है, ट्रिगर दबता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। गलती से नहीं, जानबूझकर, क्योंकि जूक अपनी ही आंट को मार नहीं पाता। जैसे ही वो गन नीचे करता है, अचानक एक और गोली चलती है और इस बार एडा जमीन पर गिर जाती है। डेडली शॉट जॉन ने फायर किया होता है। जूक शॉक में जम जाता है। उसने एडा को बचाया, लेकिन किसी और ने उसे छीन लिया। मीनवाइल टॉमी शहर की तरफ ड्राइव कर रहा होता है अपने बेटे को ढूंढने के लिए। अचानक रोड के बीच उसे एडा नजर आती है, जिंदा नहीं, उसकी सोल। यही टॉमी समझ जाता है एडा मर चुकी है। टॉमी के पास एक अजीब गिफ्ट है, वो मुर्दों को देख सकता है। अपनी बहन की रूह देखकर उसका दिल टूट जाता है और इस बार उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं, बदला है। टॉमी सीधा एक लोकल पब पहुंचता है जहां उसके बेटे का गैंग रहता है, लेकिन जूक वहां नहीं होता। टॉमी सबसे पूछता है, कोई जवाब नहीं देता। फिर वो म्यूजिक बंद कर देता है और जोर से चिल्लाता है, जूक कहाँ है? उसकी आवाज में इतना खौफ होता है कि आधे लोग वहीं कांपने लगते हैं। लेकिन एक यंग लड़का जो टॉमी को सीरियस नहीं लेता आगे आता है। वो टॉमी के बिल्कुल सामने आकर कहता है, म्यूजिक वापस चलाओ और अब तुम हमारे लिए डांस करोगे। ये सिर्फ बेइज्जती नहीं, चैलेंज था। जो लोग टॉमी को जानते हैं वो फौरन पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी गन निकालकर टॉमी पर तान देता है। टॉमी बिल्कुल काम रहता है। वो अपने पॉकेट से एक ग्रेनेड निकालता है, पिन निकालता है और सीधा उस लड़के की पॉकेट में डाल देता है। लड़का पैनिक हो जाता है, बाहर भागता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। कुछ सेकंड्स बाद एक्सप्लोजन और सब खत्म। ये सिर्फ एक वार्निंग नहीं थी, ये मैसेज था। टॉमी वापस आ चुका है और अब वो रुकने वाला नहीं। थोड़ी देर बाद टॉमी को जूक मिल जाता है। जैसे ही वो उसे देखता है, सीधा उस पर टूट पड़ता है, उसे मारता है क्योंकि उसने हर हद पार कर दी थी। टॉमी को लगता है कि एडा का किलर भी जूक ही है, लेकिन जूक रोता हुआ कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मैं उसे मार ही नहीं पाया, किसी और ने उसे मारा। टॉमी फिर भी उसे मारता है। तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। जूक चीख कर कहता है, मैं और क्या करता, तुमने मुझे ऐसा बनाया है, ये सब तुम्हारा बिजनेस था, तुमने ही मुझे ये सब दिया। ये सिर्फ गुस्सा नहीं, सच था। टॉमी उसे पकड़कर कहता है, सच बताओ, एडा को किसने मारा? जूक आखिरकार सच बता देता है। जॉन, वही आदमी जो फेक मनी लेकर आया था। फिर जूक उसे पूरा प्लान बताता है, कैसे फेक करेंसी से पूरे कंट्री को तबाह करना है। टॉमी अब सब समझ चुका था। वो सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकलता है जहां एडा की डेड बॉडी ले जाई गई होती है। जॉनी भी उसके साथ होता है। रास्ते में टॉमी अपनी गन जॉनी से वापस ले लेता है। जॉनी पूछता है, हॉस्पिटल के अंदर गन क्यों चाहिए? टॉमी सीधा जवाब देता है, जिसने एडा को मारा वो जानता है कि मैं उसकी बॉडी देखने जरूर आऊंगा। वो यहीं कहीं होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक ठंडी आवाज, इस बार मैं उसे खत्म करूंगा। टॉमी हॉस्पिटल के अंदर जाता है और एडा की बॉडी के पास खड़ा हो जाता है। वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द छुप नहीं पाता। और फिर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताता है अपनी मर चुकी बहन के सामने। आर्थर को मैंने मारा था। ये सिर्फ कन्फेशन नहीं, उसकी रूह का बोझ था। फ्लैशबैक, आर्थर नशे में था, कंट्रोल में नहीं था, अग्रेसिव था। दोनों के दरमियान फाइट हुई पावर के लिए, और इस स्ट्रगल में टॉमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही भाई को मार दिया। प्रेजेंट में टॉमी गिल्ट से भर जाता है। उसकी जिंदगी के सारे गुनाह उसके सामने खड़े होते हैं और तभी उसे कॉरिडोर में फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। टॉमी फौरन समझ जाता है जॉन आ चुका है। वो गन लेकर बाहर निकलता है और हॉस्पिटल के अंदर एक डेंजरस शूट आउट शुरू हो जाता है। गोलियां दीवारों से टकरा रही होती हैं। दोनों कवर लेकर एक दूसरे पर फायर कर रहे होते हैं। जॉन चीख कर कहता है, देखो हम डील कर सकते हैं, मैं तुम्हें अमीर बना सकता हूँ, पैसा ले लो, हम सब किंग की तरह जी सकते हैं। एक डेंजरस ऑफर, एक ऐसा चॉइस जहां एक तरफ बदला और दूसरी तरफ पावर और पैसा।
अब सवाल ये है, क्या टॉमी अपनी बहन के खून का बदला लेगा या फिर वो फिर से उसी अंधेरी दुनिया में वापस चला जाएगा जहां से वो कभी निकला था। अगला पार्ट फाइनल डिसीजन लेकर आएगा। लेकिन टॉमी के लिए पैसा अब कोई वैल्यू नहीं रखता। उसकी नज़र में जॉन सिर्फ एक ही चीज़ है, उसकी बहन एडा का किलर। जब टॉमी उस पर फायर करने के लिए आगे बढ़ता है, जॉन फौरन समझ जाता है कि वो उसके सामने टिक नहीं सकता। वो वहां से भाग निकलता है हॉर्स स्टेबल्स के थ्रू। ये देखकर टॉमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता। वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर वो घोड़े पर बैठता है और पूरे शहर में दौड़ता है। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। सालों बाद टॉमी अपने पुराने शहर में वापस आया है, एक किंग की तरह, सीधा जूक के हाइड आउट पर। फ्लैशबैक। एडा जूक से कहती है, मैं तुम्हारे फादर को वापस ला रही हूँ। अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। वो आगे कहती है, तुम बॉस बनना चाहते हो और वो सिर्फ सुकून चाहता है। फिर वो जूक को एक स्पेशल बुलेट देती है। जब वक्त आए उसे वो सुकून दे देना जो वो डिजर्व करता है, और फिर तुम लीड करना। प्रेजेंट में वापस टॉमी और जूक आमने सामने खड़े होते हैं। जूक कहता है, एडा चाहती थी कि हम साथ काम करें। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जॉन को रोकने में और उसकी मौत का बदला लेने में। बस तुम्हें मुझे अपने तरीके से काम करने देना होगा। ये एक डील नहीं, एक नया रिश्ता बनने की शुरुआत है। नेक्स्ट सीन, टॉमी और जूक एक साथ बैठकर ड्रिंक शेयर कर रहे होते हैं। फिर टॉमी एडा के फ्यूनरल में होता है। खामोशी, दर्द और खत्म होती हुई एक कहानी। मीनवाइल जूक जॉन को कॉल करता है। वो झूठ बोलता है, मेरे फादर के लोगों को तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, वो तुम्हें मारने आ रहे हैं। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। फिर सीधा डिमांड। मुझे मेरे 70 मिलियन अभी चाहिए। जॉन, जो अब सिर्फ बचना चाहता है, डील मान लेता है। दूसरी तरफ टॉमी अपने पुराने लोगों के साथ अटैक प्लान करता है। एक बंदा कहता है डायरेक्ट अटैक करें, लेकिन जॉनी रोक देता है, नहीं, हम स्मार्ट प्लान यूज करेंगे। कुछ लोग बोट्स के थ्रू जाएंगे डिस्ट्रैक्शन के लिए, और मैं और टॉमी टनल्स के थ्रू अंदर जाएंगे। प्लान सेट हो जाता है। नेक्स्ट, जूक जॉन से मिलता है। वो उसे बताता है, टॉमी के लोग 3 छोटे बोट्स में रिवर से अटैक करेंगे, तो वो अपने लोग डॉक्स पर रेडी रखना, उन्हें वही खत्म कर देना। जॉन रेडी हो जाता है और फिर फॉग के बीच से 3 बोट्स नजर आती हैं। जॉन के आदमी गन्स रेडी कर लेते हैं, लेकिन ट्विस्ट, टॉमी और उसकी मेन टीम उन बोट्स में नहीं होती। वो चुपके से अंडरग्राउंड टनल का दरवाजा तोड़कर जॉन के वेयर हाउस में घुस जाते हैं। मीनवाइल रिवर पर जो लोग बोट चला रहे होते हैं, वो चुपके से पानी में कूद जाते हैं। सिर्फ एक लॉयल बंदा बोट पर रहता है। वो जानता है कि उसकी मौत ऑलमोस्ट पक्की है, लेकिन फिर भी वो रुकता है। वो एक मैसिव बॉम्ब का फ्यूज जलाता है और लास्ट सेकंड पर पानी में जंप कर देता है। बोट सीधा डॉक से टकराती है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। एक ही ब्लास्ट में जॉन के सारे गार्ड्स खत्म। जॉन समझ जाता है उसके साथ धोखा हुआ है। जूक ने उसे डबल क्रॉस किया है। गुस्से में वो जूक पर गन तान देता है, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले ही वेयर हाउस के दरवाजे ब्लास्ट से उड़ जाते हैं। स्मोक के बीच से टॉमी एंटर करता है अपनी टीम के साथ। अब शुरू होती है फाइनल फाइट। टॉमी के लोग फुल फोर्स से अटैक करते हैं। उनके पास सरप्राइज का एडवांटेज होता है, इसलिए वो जल्दी जॉन के आदमियों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इस फाइट में टॉमी खुद भी बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। जूक फौरन उसके पास आता है और कहता है, तुम्हें आने में देर हो गई। फिर जूक एक और बड़ा स्टेप लेता है। वो सारे फेक पाउंड्स पर एक्सप्लोसिव्स लगाकर उन्हें जला देता है। वो पैसा जो पूरी कंट्री को बर्बाद कर सकता था, अब राख बन रहा होता है। जॉन ये सब देखकर समझ आता है गेम खत्म। वो पैनिक में अपनी कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके सामने टॉमी खड़ा होता है, गन सीधा उस पर एम की हुई, जैसे मौत का फरिश्ता। टॉमी चाहता तो फौरन गोली मार सकता था, लेकिन वो रुकता है, जैसे वो खुद भी मरना चाहता हो, अपने दर्द से आजादी के लिए। जॉन पहले फायर करता है। 2 गोलियां टॉमी को लगती हैं, लेकिन दर्द के बावजूद टॉमी वापस फायर करता है और इस बार सीधा दिल पर। जॉन वहीं गिरकर मर जाता है। टॉमी खून से लथपथ खड़ा होता है और एक आती हुई कार के सामने खुद को छोड़ देता है, जैसे वो सब खत्म कर देना चाहता हो। लेकिन लास्ट सेकंड पर जूक उसे खींचकर बचा लेता है। टॉमी अब मरने के करीब है और जूक उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या अब भी वक्त बचा है? क्या टॉमी अपनी जिंदगी का लास्ट चैप्टर लिखने वाला है, या फिर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई? फाइनल मोमेंट्स सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ एक और इमोशनल ट्विस्ट आता है। टॉमी बचने की कोशिश ही नहीं करता। वो जूक की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, वो स्पेशल बुलेट जो एडा ने दी थी, यूज करो, मुझे अब सुकून चाहिए। ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये इस इंसान की लास्ट विश थी, जो पूरी जिंदगी सिर्फ दर्द और जंग लड़ता रहा। जूक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने ही बाप को कैसे मार सकता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि टॉमी अब जीना नहीं चाहता, और शायद पहली बार टॉमी वाकई सुकून डिजर्व करता है।
जूक का हाथ कांप रहा होता है, दिल टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एडा की दी हुई स्पेशल बुलेट लोड करता है और भारी दिल के साथ अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी करता है। एक गोली और सब खत्म। टॉमी आहिस्ता आहिस्ता अपनी आखिरी सांस लेता है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं होता, एक हल्का सा सुकून होता है, जैसे वो फाइनली फ्री हो गया हो। अपने लास्ट मोमेंट्स में उसे याद आती है वो सब चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी में वाकई मैटर करती थी, उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसकी बहन एडा। और फिर टॉमी शेल्बी की कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक दर्द के साथ नहीं, बल्कि एक क्लोजर के साथ, जैसे वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया हो, एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना वॉर है, ना दर्द, ना खून, सिर्फ सुकून। इसके बाद जूक एक नया डिसीजन लेता है। वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सारा फेक पैसा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, कोई भी निशान ना बचे इस प्लान का जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। और फिर जूक खुद अपने बाप के फ्यूनरल को स्टार्ट करता है। आग जलती है और उस आग के साथ एक एरा भी खत्म हो जाता है। टॉमी के साथ पीकी ब्लाइंडर्स की असल कहानी भी खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या जूक इस लेगेसी को कंटिन्यू करेगा या फिर वो एक नई कहानी लिखेगा जहां पावर के साथ इंसानियत भी हो? ये डिसीजन अब उसका है और यहीं ये कहानी अपने एंड तक पहुंचती है। एक ऐसी जर्नी जहां एक आदमी ने सब कुछ जीता लेकिन आखिर में सिर्फ सुकून चुना। अब बात करते हैं पीकी ब्लाइंडर्स द इमॉर्टल मैन के रिव्यूज एंड रेटिंग्स की। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, ये फिल्म टॉमी शेल्बी की कहानी का एक परफेक्ट गुड बाय है, लेकिन परफेक्ट होने के बावजूद ये फ्लॉलेस नहीं है। अब बात करते हैं ओवरऑल रेटिंग्स की। रोटन टमेटोज 90%, ऑडियंस स्कोर 89%, मेटाक्रिटिक 59, IMDb 6.5 आउट ऑफ 10, फाइनल फिल्मी दुनिया रेटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, जो कि इस फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सबसे पहले बात किलियन मर्फी की। उनका कमबैक एज टॉमी शेल्बी लेवल ही अलग है। उन्होंने कैरेक्टर को और ज्यादा डेप्थ दी, इमोशनल सीन्स में फील बिल्कुल रियल लगता है। लास्ट मोमेंट्स स्पेशली एंडिंग ऑडियंस को सीधा हिट करती है। और बैरी क्योगन एज जूक भी सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग निकला, फ्यूचर के लिए एक सॉलिड सक्सेसर जैसा फील देता है। अब बात करते हैं स्टोरी एंड डायरेक्शन की। स्टोरी का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्ल्ड वॉर 2 का वॉर बैकअप, फेक करेंसी का यूनिक डेंजरस प्लान, फादर वर्सेस सन का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है, फिल्म कुछ जगहों पर रश्ड फील होती है। लगता है जैसे पूरा सीजन 2 घंटों में कंप्रेस कर दिया गया हो। इस वजह से कुछ सीन्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते। अब अगर बात करें सिनेमेटोग्राफी और स्टाइल की, तो यहाँ फिल्म फुल मार्क्स लेती है। विजुअल सिनेमैटिक और पॉलिश्ड है, डार्क टोन बिल्कुल OG सीरीज जैसा, बैकग्राउंड म्यूजिक और रॉक साउंड ट्रैक प्योर पीकी ब्लाइंडर्स वाइब। स्क्रीन पर फिल्म देखने में बहुत प्रीमियम फील देती है। अब बात करते हैं वीक पॉइंट्स की, जहां फिल्म थोड़ी कमजोर हुई। विलन उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं देता, प्लॉट थोड़ा प्रिडिक्टेबल लगता है, कुछ फैंस को ओरिजिनल सीरीज वाली डेप्थ मिसिंग लगी, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की एब्सेंस क्लियरली फील होती है। मतलब अच्छी फिल्म है लेकिन लेजेंडरी लेवल तक नहीं पहुंचती। अब अगर बात करें ऑडियंस रिएक्शन की, तो फैंस के 2 तरह के रिएक्शंस आए। पॉजिटिव रिव्यूज, जैसे टॉमी शेल्बी का परफेक्ट इमोशनल एंडिंग, क्लोजर मिल गया, मस्ट वॉच फॉर फैंस। वहीं कुछ लोगों ने मिक्स रिव्यूज भी दिए, जैसे सीरीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फिल्म थोड़ी रश थी, डेप्थ कम लगती है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर तुम पीकी ब्लाइंडर्स के फैन हो, ये फिल्म मिस करना गलत होगा। अगर तुम न्यू व्यूअर हो, शायद उतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ना आए। ये फिल्म सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक आदमी की कहानी है जो पावर के पीछे पूरी जिंदगी भागता रहा और आखिर में सिर्फ सुकून ढूंढता रहा। एक इमोशनल और स्टाइलिश एंडिंग जो दिल को छू लेती है, लेकिन थोड़ी जल्दी खत्म हो जाती है। अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो समझ लो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक सफर था, एक ऐसे इंसान का जिसने दुनिया जीत ली लेकिन अपने अंदर की जंग हार गया। टॉमी शेल्बी एक नाम नहीं, एक लेगेसी था और आज हमने उस लेगेसी का एंड देखा। लेकिन असल सवाल ये है, क्या पावर का ये खेल कभी खत्म होता है या हर जनरेशन में एक नया टॉमी पैदा होता है? अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।